अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान की अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी 10 मुहर्रम के बाद, और अब एहतजाज के लिए बज़ाहिर वक्त आ गया है। मगर इससे पहले पंजाब असम्बली में कुछ ऐसा एहतजाज हुआ कि PTI के 26 अरकान के ख़िलाफ़ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने एक रेफरेंस दायर किया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहली बार ऐसा हुआ है किसी ऐसे मामले पर इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस दायर किया गया है। और जो रेफरेंस दायर किया गया है वो बनफ्स नफीस स्पीकर पंजाब असम्बली ने खुद चल कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले किए वो फ़ाइल, और उसकी सरकारी तौर पर एक तस्वीर भी जारी की गई है। अब क्या PTI मुल्क घेर एहतजाज चलाएगी या अपने 26 अरकान पंजाब असम्बली को बचाएगी? और उसके अलावा फिर जो PTI इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ वजाहत जारी की गई हैं। और फिर सबसे अहम जो ख़बरें इस वक्त गर्म हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं चल रही, मगर ईवान सदर में कोई तब्दीली की शायद इशारे मिल रहे हैं, और उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमें सहाफ़ी प्रोग्राम में ज्वाइन किया मलिक अहमद ख़ान भच्चर, PTI लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली, और मैडम उस्मा कारदार मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, और माजिद निज़ामी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार। तो सबसे पहले तो मलिक अहमद ख़ान साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये मुल्क गिर एहतजाज करना था आपने, और ये पंजाब असम्बली के अंदर तो एक नया महाज खुल गया है, तो क्या आप ऐसे मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार हैं, जैसा कि आपके लीडर इमरान खान ने अडयाला जेल से आपको हदायत दी थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस हालात में 2 साल से है, और मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी है। अब एक तहरीक होती है, उसको शुरू करते हैं, फिर दरमियान में वक्फा आ जाता है, वक्तन फ़क्तन एहतजाज तो हो रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये 26 हमारे जो मेंबर हैं, ये तो एक बड़ा यूनिक सा स्पीकर साहब ने काम किया है कि इन्होंने तकरीबन 26 अरकान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए रेफरेंस भेजे। और मैं ये समझता हूँ कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने के नाते मुझे नहीं समझ आती कि स्पीकर साहब पे क्या दबाव है, कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो ऑलरेडी क्लियर है, डिफेक्शन है, उस पर भी आप स्पीकर साहब को पार्लिमानी लीडर लिखेगा, वो पहले अपने मेंबरान को नोटिस देगा, उसके बाद पार्लिमानी लीडर लिखेगा, या मनी बिल होता है उस पर अगर मेंबर वोट न दें। इसके अलावा तो डिफेक्शन, इसके अलावा तो डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात यह है, सस्पेंशन होती है, वो भी उन्होंने 26 मेंबर की, उन्होंने जुर्माने भी आयद किए, उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है स्पीकर साहब को कि आप वो कम से कम वीडियो CCTV कैमरा हमें दें, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि हमने उधर माइक तोड़े हैं या को खुदा न खास्ता कुर्सियाँ तोड़ी हैं। बाकी देखें मतीउल्लाह जान साहब, नारेबाजी हुई है, नारेबाजी से बहुत ज़्यादा भी हुआ है असेंबली में। अब अगर नारेबाजी उस शक्ल में हम ये कहें कि भाई नारेबाजी क्यों हुई है, तो फिर वही आज़ादी राय का जो हमारा हक है वो दबाने की कोशिश की जा रही है, और वो नहीं इस वक्त दबा सकते, मेरे अपने जो ख्याल है। और स्पीकर साहब के इस इकदाम की वजह से, चाहे कोई गवर्नमेंट पार्टी का MP हो, चाहे कोई अपोजिशन का हो, जिस पार्टी का हो, वो अनसिक्योर हो जाएगा। ये तो कल इसी तरह है कि कल कोई बंदा फाइल उठा के चला जाएगा किसी अदालत में भी, और तशरीह इनकी करवा के और वो डिस्क्वालिफिकेशन में लेके आएगा। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती इन 2 चीज़ों के अलावा। तीसरी चीज़ ये है कि कोई उज़रदारी आपकी चल रही है बिफोर, कि जब आप रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुए उस वक्त इलेक्शन के दौरान या आफ्टर इमीडिएट इलेक्शन, जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कोई चल रही है, तो ये चीज़ें तो है कानूनी। ठीक है, मगर जान साहब, मगर कानूनी काम करना हो तो अगर ये कानूनी चीज़ें हैं बकौल आपके, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक आइनी ओहदा रखते हैं, उनको इस कानून का नहीं पता? उन्होंने तो बाकायदा स्पीकर पंजाब असम्बली का चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में इस्तकबाल किया, उनसे वो रेफरेंसेस वसूल किए, उनके साथ एक सरकारी तौर पे तस्वीर बनवाई, और फिर उस तस्वीर को जारी करवाया। तो इस सारे अमल को आप कैसे देखते हैं इलेक्शन कमीशन के?
जी, आपकी बात बड़ी अच्छी है। आज उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी की है कि हमारी ये रोज़ की मामूल की मुलाकातों में इससे एक स्पीकर साहब के साथ एक मुलाकात थी। तो मुझे पहले किसी प्रोग्राम में किसी ने कहा, तो मैंने कहा जी हमने तो इस मुलाकात को गैर मामूली कहा ही नहीं है। गैर मामूली तो खुद बनाया स्पीकर साहब ने कि उन्होंने उसकी तस्वीर सरकारी, और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस ऑलरेडी जमा हो चुका है। हम तो यही समझते थे कि जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, बात ये है, जब एक गैर कानूनी काम को कानूनी शेल्टर के नीचे किया जा रहा हो तो तहफ़्फ़ुज़ात तो होते हैं, और इससे बड़ा गैर कानूनी काम ही नहीं है कि आप नारेबाजी और इन चीज़ों पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में असेंबली में ऑलरेडी पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है स्पीकर साहब के अख्तियारात का। उनके अख्तियारात हैं। चले मलिक अहमद खान साहब, वो बात तो आपने कर दी, वो देखिए वो बात तो आपने कर दी। अब ये बताएं एहतजाज का क्या बनेगा, जो मुल्क की एहतजाज की कॉल PTI ने दे रखी है और आपके लीडर ने? नहीं, वो तो चलता रहेगा। वो को हमने एज MPA पहले करना होता है, वो तो एज ए वर्कर करना है, चाहे कोई MPA सस्पेंडेड है, उसकी क्या शक्ल होगी, उसकी क्या तैयारियां हैं, करना है उसका। ये क्या एक रूटीन का एहतजाज है या इस दफ़ा कोई बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं आप पंजाब में, और उसके लिए कोई जलसा गाह, कोई आपने दरख्वास्त दी है जलसे जुलूस की? क्या तैयारियाँ हैं आपकी पंजाब में? जी मतीउल्लाह जान साहब, उसमें ये है कि ये एक बड़ा एहतजाज होगा इंशाअल्लाह, और बड़ी जल्दी इस पर लाएमल भी बता देंगे। लाएमल इसलिए नहीं फ़िलहाल बता रहे कि आपको पता है कि जब लाएमल बताते हैं तो क्रैकडाउन पहले शुरू हो जाता है। तो विद इन वीक ही अब इंशाअल्लाह इस पर अपना वर्कआउट करके, और ये एक बड़े एहतजाज होगा, और ये फिर रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। और इसके अंदर मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसकी खबरें बड़ी गर्म हैं आजकल? देखिए, हम बाख्तियार मुज़ाकरात चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि बाख्तियार मुज़ाकरात ना हो। अब चाय बिस्किट वाले मुज़ाकरात का तो मतीउल्लाह जान साहब फ़ायदा नहीं है कि चाय पी और बिस्किट खाए और वापस आ गए। तो बाख्तियार मुज़ाकरात से क्या मुराद है? बाख्तियार मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। चल, बाख्तियार मुज़ाकरात से मुराद ये कि वज़ीर आज़म या सियासी जमातों या सियासतदानों से नहीं होंगे ये मुज़ाकरात? बाख्तियार मुज़ाकरात आप समझते हैं जिससे होंगे, आपको मुझसे बेहतर पता है सर। चलें, सबसे बाख्तियार तो इस वक्त फिर सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला ही है। आई डोंट नो आप मज़ीद किस के अख्तियार की बात कर रहे हैं। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। मैं मैडम उज़मा कारदार आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पंजाब स्पीकर ने जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के हवाले किया और उसकी सरकारी तस्वीर भी जारी की है, ये आइन और कानून की किस शिक के तहत ये काम किया गया है, आप कुछ बता सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं आपको मलिक अहमद साहब का बैकग्राउंड एक दफ़ा दोबारा बताना चाहूँगी। देखिए, इसमें कोई पर्सनल बात नहीं हो रही है, एक इशू है, आपसे एक सवाल किया गया है मैडम। मेंबर हैं और इसमें कोई पर्सनल बात नहीं हो रही, कोई एक इशू है जिस पे आपसे पूछा गया किस कानून और आइन के तहत ये किया गया, कौन सी शिक है? मैं वही बात कर रही हूँ। और अब उनको स्पीकर के ओहदे पे उनको तैनात किया गया है। आप ये अपोजिशन लीडर से पूछ लें कि जितनी फैसिलिटेट स्पीकर साहब अपोजिशन को करते हैं, वो 65% टाइम जो है वो अपोजिशन को देते हैं और उनको हर तरीके से अकोमोडेट करते हैं। उनको और पहली दफ़ा पंजाब असेंबली में जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसमें तकरीबन कोई 80 के करीब अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, जिसमें अपोजिशन जो थी वो ऑन बोर्ड थी और उनसे सलाह मशवरे के बाद ये डिसीजन ली गई कि प्रोविंशियल असेंबली को नेशनल असेंबली के मुताबिक अलाइन किया जाएगा। अब हर चीज़ में स्पीकर साहब अपोजिशन को ऑन बोर्ड रखते हैं, बल्कि हम कई दफ़ा सोचते हैं कि ओहो हमें टाइम नहीं मिल रहा, ये जितना मर्जी ये चाहते हैं इनको टाइम मिलता है। इस रेफरेंस नायली के रेफरेंस के कानूनी पहलुओं पे आ जाएं, ये बताएंगे आइन की किस शिक के तहत और कानून की किस शिक के तहत ये रेफरेंसेस दायर किए गए हैं, ये बता दें ज़रा। कौन से कानूनी शिक है जिसके तहत ये इलेक्शन कमीशन को नायली के रेफरेंस भेज दिए गए हैं, कोई हवाला दे सकती हैं आप?
मतीउल्लाह जान साहब, आप अगर पनामा केस को देखें तो उसमें आसिफ सईद खोसा जो थे उन्होंने स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन की पावर दी थी। अच्छा। वो खास वजूहात थी जिनकी वजह से उनको दी थी। अब 62, 63 ये बार बार कहते हैं कि जी पार्लिमानी लीडर जो है उसकी कोई बात नहीं मानता है, लेकिन कानून में लिखा हुआ है कि पार्लिमानी जो लीडर है उसके आपके ऊपर फर्ज बनता है कि आप उसकी डायरेक्शन को फॉलो करें। तो ये किसकी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, पहले तो ये डिसाइड करके हमें बता देना। जो कानून कहता है वो तो यही कहता है कि पार्लिमानी लीडर की जो बात है वो फाइनल होती है। ये मामला, ये जितना भी मामला है या जो भी तनाज़ा पंजाब असम्बली में खड़ा हुआ है, इसका 62-63 से तो कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही स्पीकर की पावर से या पनामा से कोई ताल्लुक है। इसमें बज़ाहिर कोई कानून ऐसा वजूद ही नहीं रखता कि जिसके तहत स्पीकर सूबाई असम्बली जो है ये अपने 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दे और इलेक्शन कमीशन उसे वसूल कर ले और इस्तकबाल करे और सरकारी तस्वीर जारी करे। ये मतलब कोई बज़ाहिर कोई कानूनी हवाला इसमें है नहीं। देखिए, बात सारी ये है कि वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं अपने अख्तियारात से एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगा। तो अगर वो रेफरेंस लेके गए हैं तो जरूर उसकी वजूहात हैं और वो आपको नजर आ जाएंगी। आप देखें, जब इन्होंने हमें डी सीट किया था और जब इन्होंने मिठाइयां बांटी थी वो बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी था, क्योंकि उसमें भी पार्लिमानी लीडर जो था उसकी तरफ से लेटर नहीं गया था हमें डी सीट करने के लिए, लेटर गया था चेयरमैन, पार्टी का जो चेयरमैन था उसकी तरफ से लेटर गया था और वो इन्होंने उठा के बड़े मजे से हमें सारों को डी सीट कर दिया, जबकि वो आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ था। तो तब तो इन्होंने बहुत मिठाइयां बांटी। तो इसका मतलब आपने आज अगर ये रेफरेंस भेजा है स्पीकर साहब ने तो उसकी वजूहात भी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, मतलब आपने बदला ले लिया है। अब ये बताएं कि पंजाब असेंबली के अंदर तो एहतजाज करना बात नहीं है। अब पंजाब असेंबली के अंदर एहतजाज करना तो रवैया आपको बता रही हूँ कि ये इनका रवैया है। अंडरस्टूड। अब ये बताएं कि जो पंजाब असेंबली के अंदर एहतजाज करना तो नाअहली का बायस बन सकता है बकौल आपके, तो क्या असेंबली से बाहर अब जो एहतजाज की कॉल पीटीआई की तरफ से दी गई है, पंजाब में लाहौर में पीटीआई को एहतजाज करने की इजाज़त है या नहीं? मतीउल्लाह जान साहब, देखें, हमारी जो नून पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो एक जमहूरी पार्टी है और हम एहतजाज में पूरा हम समझते हैं कि हर एक का हक है, लेकिन एहतजाज जो है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी और के हक को आप मतलब किसी खुले मैदान में, आप मीनारे पाकिस्तान में, ठीक है, मीनारे पाकिस्तान में, उस्मा ये बताएं, मीनारे पाकिस्तान में पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त देंगी आपकी हुकूमत? ये देखें जी, ये तो डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। अच्छा। डिपेंड करता है कि एक तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपने देख लिया है कि क्या है, ये कहते कुछ हैं, ये करते कुछ हैं। अच्छा। तो ये अब हुकूमत ने देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बाकी लोग जो हैं वो डिस्टर्ब ना होएं, जो बाकी शहरी हैं, जो बाकी लोग लाहौर में रहते हैं। मीनारे पाकिस्तान पे खुले मैदान में क्या डिस्टर्बेंस हो सकती है किसी और शहरी को? अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं इसकी आई। जो जब डीसी लेकिन आपका जाती क्या ख्याल है बतौर सियासतदान? देखेंगे आपका बतौर सियासतदान क्या ख्याल है कि एक सियासी जमात को मीनारे पाकिस्तान जैसी खुली जगह पे जलसे की इजाज़त असूली तौर पे होनी चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? मतीउल्लाह जान साहब, देखें, बिल्कुल आप जहां मर्जी जाके एहतजाज करें, लेकिन आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड को तो देखें। अच्छा, 9 मई को क्या हुआ था? वो यास्मीन राशिद इनको लेके गई थी लिबर्टी चौक और रुख इनका कर दिया था जिना हाउस की तरफ। फिर आप देखें कि ये जहां पे भी जाते हैं, ये 24 और 26 नवंबर को इन्होंने क्या किया था, चढ़ाई की जाके, और उस वक्त चढ़ाई कर 26 नवंबर को आपने भी बहुत कुछ किया था। आपके ख्याल में ये कोई हिकमत अमली है नून लीग की कि इस एहतजाज की कॉल को नाकाम बनाने के लिए एक जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाए और 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस लेके स्पीकर पंजाब असम्बली चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दफ्तर में पहुंच गए?
मेरे ख्याल में इसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड मौजूद है और उसके लिए हमें पंजाब असम्बली की जो वर्किंग है उसे देखना पड़ेगा। गुज़िश्ता साल भी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ जब असम्बली आई और उस वक्त अपोजिशन ने एहतजाज किया तो 2024 जून में भी तकरीबन 14 तहरीक इंसाफ के MPs पर पाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद ये हुआ कि पूरा एक साल मरियम नवाज शरीफ ने इजलास में शिरकत नहीं की और ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि वो ऐवान जिसके अंदर से उन्होंने वोट लेके अपने आप को वज़ीर आला बनवाया, क्या ऐसा हो सकता है कि एक चीफ मिनिस्टर पूरा साल उस ऐवान में दाखिल ही ना हो, किसी इजलास में शिरकत ना करे। और उसके बाद फिर जब एक साल तकरीबन गुजर गया तो इस जून के अंदर, जून 24 के बाद जून 25 में, चूंकि बजट का एक ऐसा मामला है कि जिसमें वज़ीर आला की हाउस, लीडर ऑफ द हाउस की शिरकत लाजमी होती है, तो उनको फिर दोबारा आना पड़ा। और उस वक्त भी जब ऑपोजिशन की तरफ से एहतजाज हुआ तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत का जो मिजाज है वो नाजुक हो चुका है। और ये अलग बात कि वो 2018 की असम्बली में, 2002 की असम्बली में भरपूर एहतजाज करते रहे हैं, इसके बावजूद हमने ये देखा कि शायद इस दफा तहरीक इंसाफ को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कोई सबक सिखाया जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में 2 से 3 साल के अंदर टेक्निकल ग्राउंड्स का सहारा लेके बहुत कुछ किया गया है। तो अब पंजाब असम्बली के अंदर भी आइन और कानून के हवाले से तो कोई ऐसी शिक नजर नहीं आती, लेकिन जिस तरह से खींच तान कर मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर रेफरेंस बनाया गया है तो उससे साफ पता चलता है कि मैडम चीफ मिनिस्टर के ऐवान पर आने पर हुकूमत की जानिब से जो है वो अपोजिशन की इस एहतजाज को एक नापसंदीदगी की नजर से देखा गया है और उनको मेरा ख्याल है कि अब सबक सिखाया जाएगा ताकि आइंदा किसी इजलास में जब वज़ीर आला मौजूद हो तो उस वक्त अपोजिशन की जानिब से एहतजाज ना किया जाए ताकि वो पुरसकून अंदाज में इजलास में शरीक हो सके। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्पीकर का जो किरदार है वो भी इंतहाई मुतनाज़िया है और जिस तरह की उनकी पॉलिटिकल पास्ट है या उनकी जिस तरह की एक तबीयत का तासुर मौजूद था जिसमें तहम्मुल मिजाजी और इस तरह के एलिमेंट्स शामिल थे, तो ये देख के सख्त मायूसी हुई है कि उनकी जानिब से इस तरह का एक इंतहाई कदम उठाया गया है जो अमूमी तौर पर इन मामलात में नहीं उठाया जाता। तो माजिद, आपको इलेक्शन कमिश्नर, खासतौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का जो कंडक्ट है वो उसको आप कैसे देख रहे हैं कि बाकायदा रेफरेंस वसूल भी किए गए, तस्वीरें भी बनवाई गई, जारी भी करवाई गई, तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन को तो बड़े वाज़ेह तौर पे ये उसी वक्त रिजेक्ट कर देना चाहिए था तकनीकी बुनियादों पर ये रेफरेंस और बताना चाहिए था स्पीकर को कि आइन और कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो हमारे सामने मौजूद है उसमें कई ऐसी ओकेजन्स हैं कि जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून को सामने रखकर फैसला करने के बजाय कुछ इंतजार किया और इधर उधर देखने की कोशिश की। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतनाज़िया है। हमारे सामने पंजाब में इलेक्शंस की डेट आने के बावजूद इलेक्शंस ना करवाने पर एक मामला हुआ, फिर उसके बाद जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन कमीशन टस से मस ना हुआ और उसने नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया। तो इन चीजों को देख के ये साफ जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन का एक मुतनाज़िया किरदार है और वो इस वक्त रियासत के दीगर इदारों के साथ बिल्कुल अलाइन होकर खड़े हुए हैं और जहां जहां पे उन्हें इस हवाले से कुछ ना कुछ करने का कहा जाता है उसके ऊपर वो जरूर अमल दरामद भी करते हैं। तो जब इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस सारी चीज को देखते हैं, पंजाब असम्बली के रेफरेंस को, स्पीकर की मुलाकात को जब इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो साफ पता चलता है कि जो भी सिस्टम की जानिब से या स्टेट की जानिब से फैसला होगा उसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है फिर वहां पे की जाएगी। हमारे साथ ये छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम में मौजूद हैं माजिद निज़ामी, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार, और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली उस्मा कारदार।
बैक साफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया एडवोकेट हामिद खान ने, माहिर कानून और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हामिद खान साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और उसमें वजाहत की गई है उन इल्ज़ामात की जो कि पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान की जो मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उन्होंने 26 अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली का रेफरेंस दायर किया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा है कि चंद मफाद परस्त अनासर और ग्रोह इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हर फैसला बग़ैर किसी की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए आइन और कानून के मुताबिक करते हैं और किसी किस्म के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आते और ना ही उन ओछे हथकंडों से मरहूब होंगे। तो आप क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस रिलीज़ के हवाले से? मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ बोला नहीं जा सकता। कोशिश भी की जाए तो इससे बड़ा झूठ नहीं बोला। जो इसका कंडक्ट रहा है इलेक्शन कमीशन का पिछले 3-4 सालों में, उससे ये साबित हुआ है कि हर गलत काम जो सोचा जा सकता था वो इसने कर दिया है। जो आज भी कर रहे हैं वो भी हर गलत काम उन्होंने अपने जिम्मे लिया हुआ है और ऑर्डर्स जो है वो एस्टैब्लिशमेंट लेके हर गलत काम करने को अपना उन्होंने तरीकाकार बनाया हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी इलेक्शन कमीशन कोई अच्छे कारकर्दगी नहीं दिखाते रहे, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने तो सारे पिछले भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ डाले हैं। अच्छा हामिद खान साहब, इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली बनफ्से नफीस चलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने उनके दफ्तर में गए और फिर नाअहली के रेफरेंसेस उनके हवाले किए और जो उसकी सरकारी तस्वीर भी जारी हुई, तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन जो है वो साइलिन से, फ्रीकैन से मुलाकातें करता रहता है और शायद तस्वीर भी जारी करता रहता है। देखिए जी, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, क्योंकि मुसलसल ये वन साइडेड रहा है। इसने एक पार्टी को विक्टिमाइज किया है और जो भी इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा पार्टियां या अफराद हैं उनको प्रमोट किया है। लिहाजा उसका ये कहना है कि वो जो है फेयर है या पहले भी इस तरह करता रहा, क्योंकि इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि पंजाब असम्बली में पीटीआई के मेंबरान, उनको एक तो स्पेशल सीट तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज से छीनी है आप सब ने देखी है, उसके अलावा जो है इलेक्टेड मेंबरान भी जो हैं उनको भी, उनकी भी तादाद में कमी करने का एक प्लान बन रहा है। और इसलिए पहली दफ़ा कोई ऐसी किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है जो आर्टिकल 63 के तहत आता हो, जिसके तहत वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर मूव करे इलेक्शन कमीशन को, वो नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ये भी एक बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है, जिससे मजीद तादाद पीटीआई के मेंबरान की कम की जाएगी असेंबलियों में और जो इस मंजूर शुदा पॉकेट पार्टीज हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब असम्बली के जो 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस नाअहली का दायर हुआ है, आइन और कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है? बाहर कोई ऐसी नजर नहीं आ रही है। प्रोटेस्ट किया है, प्रोटेस्ट की बुनियाद पर ये जो है दुनिया भर में हर असेंबली में प्रोटेस्ट करना मेंबरान का एक बुनियादी हक है। अगर ये प्रोटेस्ट जी, अगर ये नाअहली हो भी जाती है, लेट से अस्यूम कर लें, और कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, तो फिर इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। तो आपके ख्याल में पीटीआई इलेक्शन के लिए तैयार होगी अगर ऐसी बड़े पैमाने पर नाअहलियाँ होती हैं? देखिए, इलेक्शन लड़ने का बेमानी चीज है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कभी भी सही इलेक्शन नहीं कराएगा। आपके सामने अभी तक जितने भी बाई इलेक्शन हुए सारे रिग किए हैं इन्होंने कंप्लीटली। जो इलेक्ट हुए लोगों की भी रिकाउंट में वोट कम करके और दूसरे वोट बढ़ा के उन्होंने रिजल्ट से तब्दील कर दिए हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन तो सिरे से कोई बॉडी ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब तो वैसे भी इसका चेयरमैन भी और कुछ मेंबरान भी
वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। ठीक। और उनका वहां पर होना किसी सूरत भी आईनी तौर पे जायज नहीं है। वो 26वीं तरमीम जो बड़ी ही गलत तरीके से पास हुई और बड़ी मुतनाज़ा तरमीम है, उसका सहारा लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं और पता नहीं कब तक कंटिन्यू करेंगे। इनको कोई हक हासिल नहीं है कि कोई बड़े फैसले करे जो कि खुद अपनी टर्म मुकम्मल कर चुके हैं। अच्छा अहमद खान साहब, आखिर में आपके पास भी टाइम कम है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज में कहा है कि साहिबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा का ये इल्ज़ाम कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया, सरासर गलत है। असल हकीकत यह है कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी पर अपना ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अलायंस PTI लिखा, जबकि इलेक्शन एक्ट की तहत दोनों जमातें PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन को अलायंस की दरख्वास्त दी ही नहीं थी और एक निशान के लिए भी नहीं कहा था। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद और PTI के अलायंस का बात की थी तो ये एक अनयूजुअल सिचुएशन नहीं है। बहुत सी पार्टियां अलायंस करके इलेक्शन लड़ती हैं, तो इससे तो बल्कि ये साबित हुआ कि जो सारा मुखालफों की बात थी ये इलेक्शन इसके बारे में, जो इसने अपील भी की हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, इस बात से तो इनकी ये बात भी गलत साबित होती कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपना कोई उम्मीदवार नहीं दे रही थी और ये है कि ये स्टेप इनका और PTI को ताल्लुक नहीं था। यानी ये इलेक्शन कमीशन ने ये तो मान लिया इलेक्शन कमीशन ने कि हामिद रज़ा ने अपने कागजात नामजदगी में PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अलायंस PTI लिखा, ये उन्होंने तस्लीम किया। जी अच्छा, फिर इसलिए ये भी कहना कि नई पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया, उसने ये नहीं किया, बल्कि इस बात से तो और साबित होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला किया था बिल्कुल दुरुस्त था। और हमारी भी बहस में यही आपने गोश किया होगा कि देखा जाए तो ये सारी तारीख देखते हुए जो कुछ भी हुआ इन दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं। तो अब बज़ाहिर आखिर में ये बता दें कि बज़ाहिर जो अब मखसूस नशस्तें हैं अब PTI को तो बिल्कुल नहीं मिली, और इस वक्त PTI का स्टेटस क्या है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, क्योंकि अब सेनेट के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान पार्टी डिसिप्लिन से आज़ाद हो गए हैं अब कानूनी तौर पर? देखिए बात ये है कि ये कंस्पिरेसी का हिस्सा है जो कि मैंने एक्सप्लेन की थी। बहरहाल इसको रिसेप्टिव सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये जो 1 साल से ज्यादा तक, तकरीबन 1.5 साल से ये खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन जानबूझ के नहीं कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था कि 12 जुलाई का फैसला मनसूख हो और फिर जो सीटें हैं उन्हीं को दोबारा दे दी जाए जिनको पहले एक दफा दी जा चुकी थी, और फिर सेनेट के इलेक्शन कराए जाए। ये बिल्कुल खुल के सामने आ गया है कि साल भर वो बैठे रहे इंतजार में और अब चंद दिनों में कराना चाहते हैं। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि इनके अब इस फैसले के मुताबिक उन्होंने नेशनल असेंबली में जो दो हमारा सीटें लेके पीपल पार्टी और PMLN और दूसरी इत्तेहादी जमातों ने 2/3 जो थी वो ले ली है। ठीक है अब वो 2/3 अक्सरियत सेनेट में करना चाहते हैं। मगर सर खैबर पख्तूनख्वा, अहमद खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान अब कानूनी तकनीकी एतबार से आज़ाद हो गए? जी नहीं, हरगिज़ नहीं, लेकिन देखिए मसला ये हो गया है कि इन्होंने क्या करना है। इन्होंने जिन पार्टी ने छोटे सीटें ली हुई इलेक्टेड उनको उससे ज्यादा रिजर्व सीट दे देनी है, और जिस पार्टी ने तकरीबन 90% दे दी है उसको डिप्राइव कर देना है। वो तो दे दिए। बहुत शुक्रिया एडवोकेट हामिद खान साहब, आपने साफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। उसमें मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपके ख्याल में क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान हैं PTI के, जहाँ हुकूमत भी है उनकी, क्या वो तकनीकी और कानूनी एतबार से आज़ाद हैं कि वो किसी को भी वोट दे सकते हैं अब अदम एतमाद की सूरत में या सेनेट के इलेक्शन या और सूरत में?
पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप उस आईन और कानून की बात कर रहे हैं जो पीटीआई वालों ने लिखा है, या उस आईन और कानून की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान का है? पहले ये बता दें। आप बता दें सर। हमारे ख्याल में तो ये जो मौजूदा आईन और कानून है ये तो ना तो अब देखे ना, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इन्होंने कई किस्म के कीड़े निकाल दिए। उनको लाने वाले जो खुद इनके बानी भी थे, उनकी आराबिश में शामिल थी। अच्छा, फिर ये सारा खैबर पख्तूनख्वा में 80% सीटें जब इनको आ गई तो वो इसी इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन करवाया था। वो तो साफ और शफाफ था, उसमें तो कोई मसला था ही नहीं। मसला तो सिर्फ वहां पे शुरू होता है जब मैंडेट अवाम किसी और पार्टी को दे दे। ये समझते हैं कि जी सारे पाकिस्तान के एक एक बसने वाला जो है वो सिर्फ पीटीआई को वोट देता है और कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती और कोई किसी पार्टी का मैंडेट नहीं है। तो ये इनसे पूछे ना कि जब कासिम सूरी ने उठा के सुप्रीम ये अपना जो नेशनल असेंबली को एक साइफर हिला के तहलील कर दिया था, वो क्या बिल्कुल आईनी था? फिर इन्होंने अपना पंजाब और केपी की हुकूमतें जो थी उनको फारिग करके घर भेज दिया, क्या वो भी आईनी था? सब गैर आईनी था। बात सिर्फ ये है कि जब आपको इक्तदार का इतनी हिवस हो, आप कहें जी मैं 2/3 मेजॉरिटी लेके मैं बादशाह बनूंगा, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आईन और कानून जो है ना वो आप उसको बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अब इनका भी यही हाल है। तो कुछ भी आप इनका भी यही हाल है। कोर्ट का फैसला जो इनके खिलाफ आएगा वो रद्दी की टोकरी वाला फैसला है, और जो इनके हक में आएगा वो वाह खराज तहसीन वाला फैसला है। तो इसलिए कुछ कहना और सुनना बिल्कुल बेकार है। देखिए, हम पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हमारे इदारे हैं, हम अपने इदारों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। हम इस तरह से नहीं करते हैं कि अगर वो कोई हमारी मनपसंद फैसला दें तो वाह वाह करें, वरना उनके ऊपर तबर्रे भेजें। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा रवैया आपका? हर वक्त आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बातें करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें करते हैं, और यही इदारे जब आपके हक में कोई फैसला देते हैं फिर आप शादियाने बजाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्विकली एक सवाल का जवाब दे दें। करने वाली है ना कहने वाली। अच्छा, क्विकली एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम की भी अब बातें हो रही हैं और जाहिर बात है 2/3 अक्सरियत आपको मिल चुकी है हुक्मरान इत्तेहाद को। मुझे ये बताएं कि क्या किसी बावर्दी अफसर को सदर पाकिस्तान आईनी तरमीम में बनाया जा सकता है? देखिए, ये सब कयास आ रही हैं। नहीं, आपके ख्याल में क्या ऐसा मुमकिन है? तो ये भी नहीं समझ आ रही कि कहां से ये अफवाह शुरू हो रही है। नहीं, सदर जनरल मुशर्रफ तो रहे हैं ना, तो कोई अभी हकीकत है। 17वीं आईनी तरमीम में जनरल मुशर्रफ तो रहे हैं ना, तो अब आपका क्या ख्याल है कि अब क्या दोबारा बावर्दी कोई शख्स सदर पाकिस्तान बन सकता है आइन में तरमीम कर दी जाए तो? नहीं, अगर आइन में तरमीम अगर आप करेंगे तो फिर ये पॉसिबल है, अदरवाइज इस वक्त जो कानून है उसके मुताबिक तो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होगा। तो 27वीं आईनी तरमीम आपके ख्याल में जरूरी है? देखें, पार्लियामेंट में चाहे 26वीं आईनी तरमीम हो या 27th वाली अमेंडमेंट हो, पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है, और अगर आपके पास नंबर पूरे हैं, 2/3 मेजॉरिटी है, तो आप अगर समझते हैं कि जी ये मुल्क के लिए इसमें फायदा है तो आप वो कर सकते हैं। किस में फायदा? सिंपल एज दैट। किस में फायदा? अगर किसी भी कोई भी अगर आप चीज अमेंडमेंट लाना चाहते हैं या कोई नया कानून लाना चाहते हैं और पार्लियामेंट की जो एक कलेक्टिव विजडम है 2/3 मेजॉरिटी की, वो उससे अग्री करती है, तो वो आप कानून भी ला सकते हैं, वो आप अमेंडमेंट भी ला सकते हैं। जी, ठीक। माजिद निज़ामी साहब, क्या लगता है ये 27वीं आईनी तरमीम की जो बातें हो रही हैं, आपके नज़दीक ये कितनी क्रेडिबल है ये बात कि 27वीं आईनी तरमीम होगी? और फिर और बहुत सी बातें भी की जा रही हैं, तो आपको 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से क्या होता नज़र आ रहा है अब, जबकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत भी चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ने उनको दे दी है और आईनी बेंच ने भी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने?
जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये मामला बिल्कुल नहीं रुकने वाला, और हमने देखा है कि 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को जिस हजीमत का सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ वफूद बनाए गए, मोहसिन नकवी मिशन जो है वो नाकाम हुआ, फिर बिलावल भुट्टो सामने आए, फिर बलूचिस्तान के जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर जिस तरह से मामलात हुए वो हम सब के सामने हैं। तो वो जो एक कंफर्टेबल पोजीशन हासिल नहीं थी गवर्नमेंट को, अब वो हासिल हो चुकी है। अब उन्हें बड़ी तादाद में सीटों का जो है तोहफा मिल चुका है, अब वो कौमी असम्बली के अंदर कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक फ्लड गेट है और कानून साजी का एक सैलाब आएगा। वो तमाम उमूर जिनके ऊपर हुकूमती और रियासती ख्वाहिशात अभी अधूरी हैं, उनको पूरा करने के लिए अब 2/3 मेजॉरिटी तो मौजूद है, तो आईनी तौर पे कोई एतराज तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सारी चीजें की जाएंगी और आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि इस हवाले से सेनेट के अंदर भी जब खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन हो जाएंगे तो सेनेट का फर्क भी जो है वो खासा कम हो जाएगा और तकरीबन मूवमेंट मिट जाएगा। तो इसलिए जब दोनों ऐवानों के अंदर 2/3 मेजॉरिटी होगी तो फिर उसके बाद तो कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी किया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी आपका और उस्मा करदार आपका सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब काबीना में शरीक हो रही है या नहीं, उनकी तरफ से वज़रा बनेंगे या नहीं। और फिर कुछ खबरें ऐसी भी गर्म हैं कि शायद ऐवान सदर में कोई तब्दीली होने जा रही है, मगर ऐवान सदर में बैठे हैं एक सरदारी सब पर भारी, और वो किस पर और कितने भारी होंगे एक वक्फे के बाद बात करेंगे जनाब कमर ज़मान कायरा साहब से। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। सबसे पहले क्विक क्वेश्चन, सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से खबरें गर्म थी कि वो शायद लाहौर जाएंगे, गवर्नर हाउस में रहेंगे, कोई इस हवाले से आपके पास इतलात हैं सर? सर मेरे पास तो खैर नहीं है खबर उनके शेड्यूल का, लेकिन ये एक मामूल की बातें हैं। वो लाहौर उनको जाना चाहिए, वो बड़े अरसे से लाहौर, बल्कि उनका विजिट कम था। हम तो तकाजा उनसे कर रहे थे कि आप लाहौर आया करें, सही अपने पार्टी के लोगों से भी मिले, बाकी अपनी सियासी सरगर्मियां भी करें। तो आपके तो पिछले दिनों कुछ दिन रहे। पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात नून लीग के आपस के ताल्लुकात आजकल कैसे जा रहे हैं सर? सर हमारे ताल्लुकात बहुत खराब भी नहीं है और बहुत आइडियल भी नहीं है। अच्छा, हमारे कुछ थोड़े बहुत गिने शिकवे हैं कि हमारे साथ किए गए प्रॉमिसेस जो थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, लेकिन हम हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं और जहां तक मुमकिन होता है जिस बात को हम बिल्कुल नामुनासिब समझें उसके ऊपर अपनी बात भी हम उसके सामने रखते हैं। और क्योंकि वो हमारे ख्याल में इस वक्त मुश्किल हालात हैं मुल्क के, इन हालात में कोई क्राइसिस खड़ा नहीं होना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी फेयरली उनके साथ है। तो ये जो आपके जो तवक्कुआत थे या बहुत से मुतालबात थे जिन पे नून लीग पूरा नहीं उतरी, उनमें से चंद चीज़ें आप दोहराना चाहेंगे? क्योंकि अब तो बातें हो रही हैं कि आप काबीना का भी हिस्सा बन सकती है पीपल्स पार्टी, तो ये कितनी हकीकत पसंदाना खबरें हैं? साहब वो जो 25 पॉइंट थे ना जब हुकूमत बनी थी, उन्हीं का जिक्र है बुनियादी तौर पे। और पंजाब हुकूमत के साथ गिले शिकवे हमारी पार्टी के जरूर है, बिल्कुल है। जहां तक हुकूमत का हिस्सा बनने का है, पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने उसको नहीं कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक मंसूब बयान है, और मेरा ख्याल है ये बात पीपल्स पार्टी इतनी दफा तरदीद कर चुकी है, अब मौजूदा पिछले 2-4 दिन में भी मेरे ख्याल है शायद सैकड़ों दफा हमारे हर कारकुन ने, हमारे हर साथी ने, सीनियर लेवल पे भी, पार्टी के तर्जुमानों ने भी, सब ने इस बात की तरदीद कर दी है। मेरे ख्याल है सवाल को बंद कर दें। अच्छा, वैसे ये सियासत में तो किसी भी चीज़ को खारिज ज़बान करार नहीं दिया जा सकता, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासत में। तो ये वैसे भी नून लीग के पास मखसूस नशिस्तें जो इजाफी आई हैं और आपको भी ज़ाहिरी बात मिली हैं, उसके बाद आपको लगता है कि हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बढ़ गया है कि अब तो माशाल्लाह से एक और आईनी तरमीम की भी बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि आईनी तरमीम या 27वीं आईनी तरमीम करीब है? मतलब साहब ये जो सोशल मीडिया है ना, ये है तो मीडिया,
लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का एक बड़ा टूल बन चुका है। वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी 27वीं यानी तरमीम की बातें हो रही हैं। तो मैंने कभी किसी संजीदा बंदे से बातें नहीं सुनी। अच्छा अच्छा, आपने भी हेरफेर से सुनी होगी, किसी बंदे ने ये बात नहीं कही। 27वीं तरमीम होना कोई अचंभा नहीं है। 27वीं तरमीम में क्या होगा, कब होगी, आईनी तरमीम होना एक आईनी तरीकाकार है, एक कानून है, उसको वक्त के साथ अमेंड करना पड़े तो किया जाता है। लेकिन 27वीं तरमीम होगी, क्या होगा उसमें किसी ने कभी बात नहीं की। तो ऐसे ही लायानी सी बात है। एक बात जरूर है कि 26वीं तरमीम करते वक्त हमने कहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमने 18वीं तरमीम में भी कही थी कि नहीं हुई। अगर कभी वक्त आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर बात करें, लेकिन अभी तक कोई एजेंडा आइटम है नहीं, ना किसी तरफ से सीधा इससे कोई बात हुई है। हेर से की बातें हैं, ऐसे ही कोई शुगली छोड़ता है, उस पर डिबेट चल जाती है। तो पहले जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो उस वक्त भी आखिर दम तक बहुत से हुकूमती वज़रा को भी नहीं पता था कि ये क्या होगी। उसका डॉक्यूमेंट शायद हुकूमत को भी बड़ा लेट मिला कहीं से। तो अब 27वीं तरमीम का भी आखिर दम तक तरदीद की जाएगी, या अब की बार अगर होगी तो पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि उसको पहले से ज़्यादा जो है स्टेक होल्डर्स के अंदर डिस्कस किया जाए और कोई भी आईनी तरमीम। आपका क्या ख्याल है? हुकूमत को नहीं पता था तो कहाँ से आया था वो? क्योंकि आखिर दम तक, आखिरी दिन तक किसी को ये भी नहीं पता था कि असल मसौदा कौन सा है। हुकूमत एक ड्राफ्ट लेके आई जी, आप कह रहे हैं कि हुकूमत के इल्म में नहीं था, तो वो मसौदा कहाँ से आया? ये उनको लेट मिला, इसका मतलब है कहीं से आया। आपके जो इत्तेहादी है मौलाना फजल रहमान साहब, वो ये दावा करते रहे हैं कि जो मेरे से हुकूमती अपोजिशन में है। जी जी, 26वीं तरमीम के इत्तेहादी कह लें। मतीउल्लाह साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ये फरमाते थे कि ये मसौदा हमारे साथ जो डिस्कशन हुई उसमें कुछ पॉइंट का फर्क है। लेकिन ये बात जो आप फरमा रहे हैं कि ये मसौदा कहीं और से आया था, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कहाँ से आया? ठीक, वो जहाँ से 8वीं तरमीम आई थी, जहाँ से 17वीं तरमीम आई थी, नहीं 18वीं वो भी तो कहीं से आई थी ना। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, 17वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट के इजाजतनामे के बाद की गई थी, और 8वीं तरमीम ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के आइन के ऊपर वार करके की थी। वो तो आप बादशाही अमरी, तो ऐसी किसी सूरत है तो बिल्कुल हमें बात करनी चाहिए उस पर। लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। हुकूमत ने एक मसौदा पेश किया जिस पर डिबेट हुई, और डिबेट के बाद उसमें से काफी सारे पॉइंट ड्रॉप कर दिए गए। अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसी तरफ से ये सब कुछ हुआ था या ये मसौदा आया था, तो फिर तो उस मसौदे को ऐसा ही पास होना चाहिए था। वो 42-43 पॉइंट के बाद अगर कोई 24-25 पॉइंट जाके अप्रूव हुए तो आप देख लीजिए उसमें कितना वजन है। अच्छा, खैर साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत दबाव में है और अब बिलावल भुट्टो साहब के पास भी ऑप्शंस बहुत कम रह गई हैं। वो इलेक्शन के ज़रिए तो पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार में आना वफाक के अंदर बज़ाहिर नामुमकिन है, तो पार्लियामेंट के अंदर ही कोई तब्दीली का ऐसा इम्कान है कि जिसमें बिलावल भुट्टो जो है कुछ जो है वो वज़ीर आज़म बन सके? वो क्या इम्कान है और क्या पॉसिबिलिटी है? कैसे पीपल्स पार्टी वफाक में इक़्तिदार में आएगी, इलेक्शन के ज़रिए या पार्लियामेंट के ज़रिए? सवाल जो है ना बुनियादी तौर पे वो किसी अमकान के ऊपर होने चाहिए। ये बात का लोकल स्टैंडर्ड बनता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं। मैं तो इम्कान है ना बिलावल भुट्टो साहब के वज़ीर आज़म बनने का, इम्कान तो है ना। अमकान तो ये है कि कल सूरज चढ़ेगा, अमकान तो ये है कि परसों बारिश होगी, अगर नहीं होगी तो फिर जब होगी तो देखी जाएगी ना। अब अमकान के ऊपर तो सियासी बातें नहीं होती ना। तो बिलावल भुट्टो के कभी वज़ीर आज़म बनने का इम्कान है या नहीं? इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो के इम्कान है। आपका ख्याल अपनी जगह, मुझे आपके ख्याल के साथ इत्तेफाक नहीं है। बिलावल भुट्टो, उतार चढ़ाव किसकी जिंदगी में नहीं आए? कौन सी जमात है जो उतार चढ़ाव का शिकार हुई? पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के वोटों से जीती है, और बिलावल साहब जरूर वज़ीर आज़म बनेंगे, इक़्तिदार में आएंगे, और वो आवाम के वोटों से आएंगे। तो क्या इस बात का भी इम्कान है कि 27वीं तरमीम के अंदर कुछ ऐसी तब्दीली लाई जाए आइन में कि जिसके बाद जिस तरह जनरल मुशर्रफ को वर्दी के अंदर बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सदर तस्लीम कर लिया गया था, तो क्या इस वक्त भी 27वीं यानी तरमीम के ज़रिए क्या दोबारा कोई ऐसी प्रोविज़न लाई जा सकती है जिसमें किसी बावर्दी शख्स को भी सदर बनाया जा सके आइन में तरमीम करके? क्या ऐसा होना चाहिए, हो सकता है? देखिए, होने को तो आसमान तक जाया जा सकता है,
लेकिन कि वो कैफे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं, जाने को तो आसमान तक जाएगा। सर लॉजिक है ना, लॉजिक है ना, मैं अमकानात को कैसे मुस्तरद। 17वीं तरमीम में जनरल मुशर्रफ साहब वर्दी में थे ना, उनको बनाया सदर थे वो। जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, टेक ओवर करने के बाद उनको अदालत ने मौका दिया था और वो वर्दी में सदर मुंतखब हुए थे एक रेफरेंडम के लिए। ठीक है, अब उसको इस हालात के साथ अब बहस करना चाह रहे हैं। साहब मुझे तो इन सवालात की समझ नहीं आ रही। नहीं, आपने बड़ा अच्छा बात किया कि आप ऐसा होना मुमकिन नहीं है जब तक मार्शल लॉ ना लगाओ। बिल्कुल सही, आप यही कह रहे हैं। आप जो समझे, मैंने तो कहा जनरल मुशर्रफ के दौर में ये। ठीक है, मतलब ऐसी किसी चीज का अब तो इम्कान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने दुरुस्त कहा कि वो I don't want to discuss this because this is a non-starter ना। अच्छा, फिर आपने खुद कहा कि सोशल मीडिया पे तो बहुत सी बातें जो हैं चलती रहती। सोशल मीडिया बेसिकली वल्गैरिटी बहुत बड़ी तादाद में। सही है, बहुत बड़ी तादाद में। तो वल्गैरिटी के ऊपर क्या बात है, यानी जब बात किसी सनद के साथ नहीं है, सही, उसके ऊपर क्या बातें की जाए। ठीक है, तो अब ये बताएं कि सदर ममलकत जो हैं, क्या वो अपनी टर्म पूरी कर रहे हैं, और उनकी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती के हवाले से आप क्या कहेंगे? माशाअल्लाह आप भी देख रहे हैं, वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं। उनके बारे में बहुत अरसे से, कई सालों से लोगों की ख्वाहिश है और उनके लोगों के बारे में लोगों की बदगुमानियां रही, और वो बदगुमानियां ही रही, आज भी ऐसी होंगी। वो बिल्कुल सेहत से हैं, बिल्कुल ठीक है, और उनकी मुद्दत-ए-वदा जो है उसको पूरी करेंगे, वो 100% इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करें। अच्छा, आखिर में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो हाइब्रिड निज़ाम के लिए बात की कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्या पीपल्स पार्टी भी हाइब्रिड निज़ाम के हक में है? ये ख्वाजा आसिफ साहब का ख्याल है। पहले आप मुझसे ये पूछिए कि मैं हाइब्रिड निज़ाम के साथ मुत्तफिक भी हूँ कि नहीं, उसके बाद मुझसे अगली बात की। नहीं, वो तो मुत्तफिक है, वो तो कह रहे हैं बहुत पहले आ जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा था। पीपल्स पार्टी का हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर क्या मौक़िफ़ है? पीपल्स पार्टी किसी हाइब्रिड निज़ाम को नहीं मानती थी। पीपल्स पार्टी जमहूरी निज़ाम को मानती है। ख्वाजा साहब के ख्याल के ऊपर मेरे लिए वो सनद तो नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर अपनी राय दूँ। आपका ख्याल है, आप इस पर सवाल रखिए, मैं नहीं। इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, क्या वो हाइब्रिड निज़ाम है या मुकम्मल जमहूरियत है और सिविलियन बालादस्ती है? हाइब्रिड से मुराद क्या है जी? हाइब्रिड से मुराद फौज और सियासतदान मिलके निज़ाम चला रहे हैं या सिर्फ सियासतदान चला रहे हैं? हाइब्रिड तो जी और तरह होता है। हाइब्रिड फौज और अवाम का निज़ाम नहीं है, लेकिन हाइब्रिड तो बेसिकली अदर देन दी सिविल स्ट्रक्चर का निज़ाम है। तो ऐसी बात नहीं है, हाइब्रिड के इस्लाही गलत इस्तेमाल हो रही है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये बात दुरुस्त है, इससे पहले भी और आप भी इस वक्त खास तौर पे फौज और सिविल हुकूमत दोनों मिलके निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं, स्कूल की इकॉनमी को, स्कूल के बाकी निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात आपको भी पता है, ये बात वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल सही है, ये बात हुक्मरान जमात भी कह रही है, सारा मुल्क। और आप ये मानते हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है? आपके मेरे नाम मानने से क्या होगा? अच्छा यही तो हाइब्रिड निज़ाम की खूबसूरती है कि किसी सियासतदान के मानने या नाम मानने से क्या होगा। बहुत शुक्रिया कमरजमान कारा साहब, आपको हक है। बहुत शुक्रिया कमरजमान कारा साहब। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।